हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की एक फ्री सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हम सीडीपी की क्लास 7 लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की 6 क्लास नहीं देखी हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइएगा और वहां जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सभी स्वरों को एक कहानी के माध्यम से समझा था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक कहानी से सभी स्वर याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास, सेकंड है भावनात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है शारीरिक विकास। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वृद्धि क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि का अर्थ होता है जिसमें हमारे बाह्य परिवर्तन होते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। बाह्य परिवर्तन जैसे हमारी लंबाई में वृद्धि होना, या हमारे वजन में वृद्धि होना, या फिर हमारी मांसपेशियों में विकास होना, ये सभी परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि के अंतर्गत होने वाले सभी परिवर्तनों को हम माप या तोल भी सकते हैं, इसीलिए वृद्धि मात्रात्मक होती है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि शारीरिक विकास से। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि का अर्थ होता है जिसमें हमारा शारीरिक विकास होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। सबसे पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है गर्भावस्था। तो देखिए दोस्तों, मानव विकास 4 प्रक्रियाओं में होता है। सबसे पहले होती है गर्भावस्था, जो गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। दूसरी होती है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है और चौथी अवस्था होती है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मानव विकास का प्रारंभ मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध के सिद्धांत और चौथा है निरंतर विकास का सिद्धांत। सबसे पहले विकास के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, समझिए जब एक बालक का शारीरिक विकास होता है तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। यानी हम कह सकते हैं विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित होता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अंतः संबंध का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत,
चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, एकीकरण के सिद्धांत का अर्थ होता है जिसमें बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है और उसके बाद वह एक विशिष्ट भाग को चलाना सीखता है और उसके बाद वो संपूर्ण अंग का समन्वय करके एकीकरण करता है। अगले देखिए अंतः संबंध का सिद्धांत, यानी विकास के चारों आयाम एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास डेवलपमेंट इनटू हेरेडिटी की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है। इसमें पूछा गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है गेस्टाल्ट, तीसरा है थोर्नडाइक और चौथा है पावलोव। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थोर्नडाइक। तो देखिए दोस्तों, थोर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए दोस्तों, थोर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और थोर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक भी थे। थोर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहा जाता था। थोर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप थोर्नडाइक के नियम को पूरी डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। वहां मैंने इन सभी सिद्धांतों को ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? सबसे पहला ऑप्शन है स्टैनले हॉल, दूसरा है सिम्पसन, तीसरा है क्रो एंड क्रो, चौथा है जरसील्ड। तो देखिए दोस्तों, किशोरा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, बहुत संघर्ष करता है अपने विचारों के साथ, समाज के साथ। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्टैनले हॉल ने किशोरा अवस्था को तूफान एवं विरोध की अवस्था भी कहा है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है सिनेमा हॉल में तूफान मूवी देखी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो देखिए दोस्तों, सिनेमा से आप याद रखेंगे स्टैनले और दोस्तों हॉल से आप याद रखेंगे हॉल। और देखिए दोस्तों, तूफान मूवी देखिए तो देखिए तूफान से आप याद रखेंगे संघर्ष, तनाव और विरोध। ये तीनों शब्द एक जैसे ही हैं, तो तूफान शब्द से आप ये तीनों शब्द याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक किशोरावस्था की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। वहां मैंने सभी परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ये फर्स्ट है बाल्य अवस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है शैशवावस्था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल्य अवस्था। तो देखिए दोस्तों, बाल्य अवस्था में बालक का संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास जैसे डर, घृणा, खुशी, उदासी, आश्चर्य, क्रोध, इन सभी संवेगों के कारण बाल्य अवस्था में बालक बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है और बहुत जल्दी उसका क्रोध शांत भी हो जाता है। जैसे एक बालक थोड़ी देर पहले एक खिलौने के लिए रो रहा था तो थोड़ी ही देर बाद वही बालक शांत होकर टीवी देख रहा है। यानी कि बालकों के संवेग में बहुत जल्दी बदलाव आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस डेफिनेशन को भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है कलर ब्रुश से करने पर
पेंटिंग अनोखी बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये फैक्ट भी है, अगर आप कलर को ब्रश के माध्यम से करते हैं तो पेंटिंग बहुत खूबसूरत बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन क्या थी, बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल होती है या बाल्य अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होती है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे, कलर से आप याद रखेंगे कोल, और दोस्तों ब्रुश से याद रखेंगे ब्रुश, और करने से पेंटिंग अनोखी बन जाती है, तो जीवन का अनोखा काल को याद रखेंगे आप अनोखी से। तो अगर आपने अभी तक बाल्य अवस्था की क्लास को नहीं देखा है तो दोस्तों इस क्लास को खत्म करने के बाद तुरंत बाल्य अवस्था की क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां मैंने सभी परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो देखिए, फर्स्ट है बाल्य अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था, और चौथा है मध्य बाल्य अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व किशोरावस्था। कि दोस्तों, किशोरावस्था में बालक हर कार्य को अपने अनुसार करना चाहता है, और अगर उसको माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति उसको कुछ सलाह देता है तो वह उसको पसंद नहीं आती है, जिससे उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गेसेल, सेकंड ऑप्शन है हरलोक, तीसरा है मेरेडिथ, और चौथा है डगलस और हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरलोक के अनुसार विकास में बहुत सारे गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, जिससे उसमें नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्लीज दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि आधा काम आपका क्वेश्चन को पढ़ने से ही हो जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, दूसरा है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तीसरा है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, और चौथा है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया होती है। देखिए दोस्तों, इन चारों में से आपको गलत ऑप्शन को छांटना है, क्योंकि इसमें पूछा ही गलत है। तो विकास वृद्धि क्या है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया होती है, वृद्धि में जीन्स का प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अभी अभी हमने पढ़ा था विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों अगर आप सभी यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स स्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पिछली क्लास में हमने सभी स्वरों को एक कहानी के माध्यम से समझा था, तो प्लीज़ दोस्तों आप उस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें। उस क्लास को देखने के बाद आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उस एक कहानी से सभी स्वर याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप उस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।